और अब अगली खबर, जिला कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के आदेश पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी अपनी टीम के साथ दंतेवाड़ा शहर के हर वार्डों में और पार्कों में, साप्ताहिक बाजारों में लगातार साफ सफाई अभियान चलाते आ रहे हैं। आज दंतेवाड़ा के नगरपालिका के साथ पशुधन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी और चीता लंका पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के अधिकारी और बच्चे सभी लोगों ने मिलकर शहर को साफ करने का संकल्प उठाते हुए साप्ताहिक बाजार में एक मुहिम चलाते हुए साफ सफाई करते नजर आए। मुख्य नगरपालिका अधिकारी सीएमओ पवन कुमार मेरिया ने बताया कि कलेक्टर महोदय के आदेश के अनुसार शहर के हर वार्ड में साफ सफाई लगातार करके शहर को स्वस्थ बनाए रखें। इस मुहिम में विभागों के अधिकारी कर्मचारी ने मिलकर हमारे नगरपालिका के सफाई कर्मचारी के साथ लगातार वार्डों में जाकर हमारे साथ साफ सफाई में सहयोग करते हुए हम आशा करते हैं कि इस तरह के सभी लोग मिलकर अपनी गली मोहल्ले और पार्क हर जगह साफ सफाई रखें और गंदगी ना फैलाएं। स्वच्छता ही सेवा 2024 के अंतर्गत हम लोगों ने एक शपथ ली थी कि हर सप्ताह 2 घंटा और पूरे साल भर में हम 100 घंटा श्रमदान करेंगे और शहर को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान देंगे। इसी तारतम्य में कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार सभी विभागों को निर्देशित किया गया है और उसी आदेश के तहत आज पशुपालन विभाग है और पोस्ट मैट्रिक छात्रावास के सारे बच्चे युवा सभी आए हुए हैं नगरपालिका की टीम के साथ में संयुक्त रूप से आज श्रमदान करके कतियार रास मार्केट, हाई स्कूल ग्राउंड और अंबेडकर पार्क की सफाई कर रहे हैं। 3 टीम आज लगी हुई है और ये जो सफाई अभियान है पूरे साल भर 52 हफ्ते चलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आ रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। कल राजधानी में 20 लाख की चोरी हुई और आज 10 करोड़ का सोना पकड़ाया है। मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक चल रही है। पहली बार हुआ कि आज मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री भी हैं। सरकार नाम की चीज नहीं है, कोई काम नहीं हो जा रहे हैं। हजारों करोड़ों का कर्ज ये सरकार ले चुकी है। जब विपक्ष में थे तब 1 नवंबर से धान खरीदी के लिए हम पर दबाव डालते थे। अब खुद सरकार में है तो 14 नवंबर से धान खरीदी कर रहे हैं। इससे सरकार की नीयत पर शक हो रहा है कि धान पूरा खरीदा जाएगा कि नहीं। आने वाले 3 महीनों में 35 दिन छुट्टी है और धान खरीदी के लिए केवल 75 दिन का समय दिया गया है। पिछले साल जो धान खरीदा गया था उसका भी अब तक निष्पादन नहीं हो पाया है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव पर भूपेश बघेल का बयान, कांग्रेस चुनाव को लेकर तैयार, पार्टी जल्द ही प्रत्याशी चयन कर लेगी। बृजमोहन अग्रवाल को उनके नेताओं ने ही किनारे लगा दिया है। देखना होगा कि बृजमोहन अग्रवाल की अनुशंसा को भाजपा मानती है या नहीं। और जो पुलिस जांच कर रही है उसके बारे में कांग्रेस को कैसे जानकारी है? पुलिस जांच कर रही है उसके बारे में जी, पुलिस वहां जांच करी तो वहां पर जो आप लोगों ने रिपोर्ट और जो वीडियो वायरल करी उसकी जानकारी कांग्रेस को कैसे है? पहली बात तो ये है कि मैंने एक सवाल किया था, उसका जवाब दे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने पूछा था ये 167 लोगों की सूची है, क्या ये सही है कि नहीं है? ये इतनी धाराएं लगी है, वो सही है कि नहीं है? क्या ये भी सवाल पूछा कि कचरू साहू के जो पोस्टमार्टम कराने गए थे उन लोगों को अपराधी बना लिए गए कि नहीं बनाए गए हैं? ये सब 5 सवाल मैंने किए थे, 5-6 सवाल, उसका जवाब अभी तक नहीं आया। उसका एसपी, प्रवर्धक एसपी ये बोलता है कि आत्महत्या है और हत्या बोल के इसको सेंसिटिव न बनाए। और मध्य प्रदेश पुलिस ने 1 महीने बाद उसमें एफआईआर भी दर्ज करते हैं और हत्या भी मानते हैं। जो यहाँ की पुलिस आत्महत्या कर रही थी उसको हत्या मानते हैं और उसके बाद 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई। अब सवाल ये उठता है कि जिसके गवाही पे दिनेश साहू, जो रघुनाथ साहू का पुत्र है, रघुनाथ साहू की हत्या हुई और अभी जो मध्य प्रदेश पुलिस ने पकड़ा है दिनेश साहू, वो कचरू साहू का हत्यारा निकला। उस हत्यारे के गवाही पे 167 लोगों पे सजाए मौत के आपने धारा लगा दी। तो सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि एक अपराधी के गवाही पे 167 लोगों के फांसी में टांगना चाहती सरकार। और सरकार से अभी हमने फिर से प्रश्न पूछा है कि अब कचरू साहू हत्या है, आत्महत्या नहीं है। और सारे प्रकरण मैंने बताया, कोई हैदराबाद से आया है, कोई ये सुपेला से गया है, कोई और कहीं से गया है। तो ऐसी स्थिति में फिर से विवेचना कराएगी क्या सरकार?
और आप नहीं करा सकते तो हाई कोर्ट को सौंप दें और एसआईटी गठन करें और पुनर्विवेचना करके आदेश लें, क्योंकि निरपराध लोग जेल में हैं। मैं ये नहीं कहता कि रघुनाथ साहू हत्यारे को छोड़ दिया जाए, वो तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन निरपराध लोग हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो ये है कि मध्य प्रदेश पुलिस के साथ जो 5 लोग गए थे पोस्टमार्टम कराने, और वही समय है जिसमें रघुनाथ साहू के घर में आग लगती है। तो एक व्यक्ति 2 जगह कैसे हो सकता है? तो ऐसे लोगों को आरोपी बनाना क्या सही है? जब आपके संज्ञान में आ गया तो सरकार क्या स्टेप ले रही है? सरकार तो मौन हो जाते हैं, हम सवाल करते हैं तो कुछ जवाब ही नहीं देते। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है, हमने कहा था कचरू साहू दोबारा पोस्टमार्टम होना चाहिए, अब तो साबित हो गया ना कोई आत्महत्या नहीं है। तो यहाँ मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखा, भले मध्य प्रदेश में है, लेकिन क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, वहाँ के डीजी को, वहाँ के भी डीजी को पत्र लिखा गया क्यों दोबारा पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए? आचार संहिता के बीच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में करोड़ों की ज्वेलरी बरामद हुई है और ये शहर के टिकरा पारा इलाके में मिले हैं। गहरे इतने ज्यादा तादाद में हैं कि थानेदार की मेज ही भर गई। पुलिस ने इसकी खबर आयकर विभाग को भी दे दी है। पुलिस ने अपनी जांच में पाया है कि इसका वजन 12 किलो 800 ग्राम है। इसकी बाजार में कीमत 8 करोड़ रुपए है। जानकारी के मुताबिक ये गोल्ड रायपुर के एक कारोबारी का है। फिलहाल कारोबारी के नाम का खुलासा पुलिस ने नहीं किया है, लेकिन उसके कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। बस स्टैंड में चेकिंग के दौरान पुलिस ने ये सोना पकड़ा। इतनी ज्यादा संख्या में जेवरात के पैकेट से देख तुरंत इसे थाने लाया गया और इनका इनकम टैक्स को जानकारी दी गई। रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव के चलते आचार संहिता लागू है, लिहाजा प्रशासन भी इस पूरी कार्यवाही को मॉनिटर कर रहा है। चलाने वाले हैं वे डरे हुए हैं कि फिर से इस तरह कोई नियम आएगा, जो लोन लिया हुआ है वो सब कैसे बताइए। डीजे पे बड़ा स्पष्ट नियम सुप्रीम कोर्ट का है, चाहे वो किसी भी सीजन हो, चुनाव हो या ना हो, कि 10 बजे के बाद डीजे जो है प्रतिबंधित है। और उसके बाद हम लोग कार्रवाइयाँ करते हैं, विशेषकर ऐसे डीजे जिससे साउंड पोल्यूशन बहुत ज़्यादा निर्धारित मात्रा से ज़्यादा डेसिबल का साउंड निकलता है। उस पर कार्रवाइयाँ त्यौहार के सीजन में भी अभी की गई थी और आगे भी की जाएगी। एक चीज़ जो चुनाव आयोग के चुनाव आचार संहिता के दौरान होती है कि रायपुर दक्षिण का क्षेत्र जहां आचार संहिता प्रभावी होगी, वहां अगर आप साउंड सिस्टम का प्रयोग करते हैं जिसमें डीजे भी शामिल है और इसके अलावा भी, तो आपको इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। और अनुमति बड़ा सामान्य है, आपको एक आवेदन देना पड़ता है जिसमें आप प्रयोजन बताते हैं और अनुमति दी जाती है। अगर वो राजनीतिक प्रयोजन से लिया जाता है तो उसको विशेष मॉनिटरिंग जो इलेक्शन के हिसाब से होती है, बाकी धार्मिक सामाजिक आयोजनों की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी जाती है। तो डीजे पे जो 10 बजे के बाद प्रतिबंध यथावत है, लेकिन बस जो चीज़ बदली है वो कि कोई भी साउंड सिस्टम अगर यूज़ होता है, वो भी सिर्फ रायपुर दक्षिण के क्षेत्र में, तो वहाँ उसकी अनुमति जरूर ली जाए। चित्तौड़गढ़ में कानून एवं न्याय व संसदीय कार्य मंत्री ने किए सांवलिया सेठ के दर्शन। चित्तौड़गढ़ जिले के कृष्णधाम श्री सांवलिया सेठ के मंदिर पर राजस्थान सरकार के कानून एवं न्याय मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्णधाम सांवलिया जी में पहुंचकर भगवान श्री सांवलिया सेठ जी के दर्शन किए हैं। मंत्री पटेल ने सपरिवार सांवलिया जी पहुंचकर भगवान श्री सांवलिया सेठ के दर्शन किए हैं। मंत्री पटेल के सांवलिया जी पहुंचने पर श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा, भाजपा कार्यकर्ता अर्जुन दास वैष्णव, मुकेश सोनी, सूरज सोनी, सोहन लाल, अंजना, शंकर कजोला, भदेसर उपखंड अधिकारी ऋषि सुधांशु पांडे, श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल कर्मचारी व मंदिर प्रभारी राजेंद्र शर्मा, संपदा व सुरक्षा प्रभारी भेरू गिर गोस्वामी सहित भाजपाइयों ने गर्मजोशी के साथ अगवानी कर मंत्री पटेल का स्वागत किया। भगवान श्री सांवलिया जी सेठ के मंदिर में परंपरा के अनुसार ओसरा पुजारी ने भगवान श्री सांवलिया जी सेठ का चरणामृत तुलसी पत्र देकर उपरना पहनाकर तथा भगवान श्री सांवलिया जी सेठ का प्रसाद व छवि भेंट कर मंत्री जोगाराम पटेल का स्वागत किया। मंत्री पटेल ने भगवान श्री सांवलिया जी सेठ के दर्शन करने के बाद मंदिर कार्यालय में पहुंचकर भगवान श्री सांवलिया जी सेठ के मंदिर की विभिन्न व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। होशियारपुर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जतिंदर भाटिया के साथ मिलावटखोरी और मिलावट करने वालों के खिलाफ किसी तरह विभाग की ओर से कानूनी कार्यवाही की जा रही है आदि अन्य सवालों को लेकर दलजीत अजनोहा की ओर से की गई विशेष बातचीत।
ਦੋਸਤੋ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਪਰਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੀਪਾਵਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਰਤ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਵੀਟ ਸ਼ਾਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣੀਆਂ ਪਈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵੀਟ ਸ਼ਾਪ ਜਾਂ ਪਨੀਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਸਵਸਥ ਰਹੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰਾ 'ਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ। ਤਿਉਹਾਰ ਬੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਫੂਡ ਅਫਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਫ ਫੂਡ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ, ਕੋਈ ਹਾਈਜੀਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਮਿਲੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੋਟੋ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨੋਇੰਗਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਨਨੋਇੰਗਲੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੋਇੰਗਲੀ ਜਾਂ ਅਨਨੋਇੰਗਲੀ ਗਲਤੀ ਕਰੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਹੈਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਫੂਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਫੂਡ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਹਾਈਜੀਨ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਂਡ ਹਾਈਜੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਟ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਮਿਠਾਈ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪਨੀਰ ਜਾਂ ਖੋਏ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬੇਕਰੀ ਦੀ ਆਈਟਮਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਈਵਨ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਂਡ ਹਾਈਜੀਨ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਪਰ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਠਿਆਈ ਦਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਕੱਲੀਆਂ ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਕਰੀ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਛੋਟੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਵੀਟ ਸ਼ਾਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੈਂਪਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 80 ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ 60-70 ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲਾਇਸੈਂਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਈਵਨ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵਾਲੀ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ 100 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ,
ਔਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਨਕਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਗੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਗਾਉਣ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੋਏ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਖੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਨੀਰ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਲਵਾਈ ਦੇ ਜਾਂ ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਦੁਕਾਨ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਮਿਨੀਮਮ 3-4 ਦਿਨ ਦੀ ਡੇਲੀ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਸਾਡੀ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਾਗਰੂਕ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਾਈਨਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਫ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਆ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰਸ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ, ਇੱਕ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਫਬੀਓਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ। ਬਟ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵੇਰੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਚੀਨੀ ਬੜੀ ਗਿਰਾਈ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਖਿਲਵਾੜ ਸੀ, ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਿਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਮਿਕਸਅਪ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਗੁੜ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ, ਕਈ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਕਰੀ ਐਂਡ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਲਣੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਕਿੰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟੀਮ ਖੁਦ FSO ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਕਿ ਹਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਗੁੜ ਲਈ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹ ਬੇਲੇ ਨਾ ਵਰਤਣ ਆਪਣੇ। ਔਰ ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਬੇਕਰੀ ਆਈਟਮ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬੇਲਣੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ। ਸਰ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ, ਚਾਹੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡ, ਚਾਹੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਚਾਹੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਾਪਸ ਵਾਲੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੱਸੋ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੱਲਣ। ਅਗਰ ਉਹ ਐਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ
ਇਹ ਮੇਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਜੀਨ ਨਹੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੜੇ ਤੋਂ ਕੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਬੈਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਫੂਡ ਜਿਹੜੀ ਆਈਟਮਸ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਦੇਖਣ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੀ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਲ ਲੱਗਾ ਆ ਉਹ ਲੇਬਲ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਉਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੇਬਲ ਵੀ ਮਿਸਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਾਮ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਮੂਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੁਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਪਕੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਲੇਬਲ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਲੂਜ਼ ਪੈਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੂਜ਼ ਪੈਕਿੰਗ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਸੀਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਗੇਂਸਟ ਦੀ ਐਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਰਬੜ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਵਿਦਾਊਟ ਕੋਈ ਮਾਰਕਾ, ਵਿਦਾਊਟ ਡੇਟ ਆਫ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਵਿਦਾਊਟ ਡੇਟ ਆਫ ਐਕਸਪਾਇਰੀ, ਉਹ ਅਗੇਂਸਟ ਲਾਅ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇਖਣ, ਲੇਬਲ ਪੜ੍ਹਨ, ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਦੇਖਣ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਆਫਿਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਭਾਟੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਟ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਵਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦਿਆਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾफ सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि बढ़ते पेट्रोल के दाम और पेट्रोल मोटरसाइकिल के खर्चे से बचने और महंगे इलेक्ट्रिक बाइक जो बाजारों में महंगे दामों में बिकते हैं उसे ना खरीद पाने के कारण बालोद जिले के कपिल साहू ने एक पुरानी मोटरसाइकिल को इलेक्ट्रिक बाइक बना डाला है। ये इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल एक बार चार्ज करने पर 45 किलोमीटर तक चलता है। आपको बता दें कि कपिल साहू ने सोशल मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स कैसे बनती हैं उसे देखा। उसके बाद इसने 2000 में पुरानी मोटरसाइकिल खरीदी और 35,000 का सामान मंगाकर सिर्फ 37,000 में एक इलेक्ट्रिक बाइक बना डाली है, जहां वो बड़ी आसानी से इसे चला लेता है। खैर, इसके बाद अब कपिल साहू जल्द इलेक्ट्रिक कार भी बनाने की सोच रहे हैं, जिसमें खर्च 1 लाख से अधिक होना बता रहे हैं। मैं एक इलेक्ट्रीशियन हूँ और मैं पेट्रोल बाइक को इलेक्ट्रिक बाइक बनाया हूँ। तो आज का पेट्रोल का लागत बहुत ज़्यादा आ जाता है। मेरा आना जाना का खर्चा 50 रुपये डेली होता है। तो मैं सोचा चलो इलेक्ट्रिक बाइक बनाया जाए। तो मैं यूट्यूब से देखा हूँ और उसका सामान मैं पता किया तो रायपुर में मिला है। तो रायपुर से लाकर मैं बनाया हूँ और वो मेरे को 30 से 35 हज़ार खर्चा आया है और एक चार्जिंग में 40 से 45 किलोमीटर चलता है। तो जैसे मैं आगे इलेक्ट्रिक कार बनाना चाहता हूँ और उसमें 1 से 1.5 लाख खर्चा आएगा। और क्या क्या चीज़ बनाया? और मैं बनाया हूँ इलेक्ट्रिक कूलर जो बैटरी से चलेगा, एक चार्जिंग में 20 घंटा चलेगा। तो नाम बोलो। मैं कपिल साहू, ग्राम धनेली, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। बड़ी खबर अंबिकापुर में मां महामाया एयरपोर्ट का 20 तारीख को होगा शुभारंभ। प्रधानमंत्री मोदी बनारस से वर्चुअल माध्यम से करेंगे शुभारंभ। आदिवासी बहुल क्षेत्र में पर्यटन सहित लोगों के आवागमन के लिए बढ़ेगी सुविधा। एयरपोर्ट के शुभारंभ के लिए जिला प्रशासन तैयारी में जुटा है। एयरपोर्ट के शुभारंभ कार्यक्रम में राज्यपाल रमन डेका
और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित कई मंत्री होंगे शामिल। लंबे समय से मां महामाया एयरपोर्ट के शुरू होने का लोगों को था इंतजार। 20 तारीख को लोगों के इंतजार पर लगेगा पूर्ण विराम। सर 20 तारीख को मां महामाया एयरपोर्ट का उद्घाटन है, इसमें कौन कौन शरीक होने वाले हैं और किस तरीके से इसका कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? जो शेड्यूल आया हुआ है स्टेट से उसके अकॉर्डिंग आगामी 20 तारीख को मां महामाया एयरपोर्ट दरिमा सरगुजा का उद्घाटन किया जाना है, जिसमें हमारे माननीय गवर्नर साहब श्री रमन डेका जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी हैं, साथ ही साथ डिप्टी सीएम श्री अरुण साहब जी और हमारे प्रभारी मंत्री श्री ओपी चौधरी जी और हमारे संभाग के जितने भी मिनिस्टर्स हैं सभी आएंगे और माननीय समस्त विधायकगण सांसद महोदय की उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपादित होना है। इस उपलक्ष्य में मां महामाया एयरपोर्ट की पूरी तैयारी की जा रही है और इसमें समस्त अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा चुकी है और सभी विभागों को अलग अलग कार्य योजना के अनुरूप उनको काम सौंपे गए हैं और आगामी 19 तारीख को भी हमारे द्वारा विजिट किया जाएगा और 20 तारीख में फाइनली हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि सरगुजा वासियों को और पूरे संभाग को यह एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि प्राप्त होने जा रही है, जिसमें न केवल पर्यटन के क्षेत्र में और बल्कि आवागमन के क्षेत्र के लिए आवागमन हेतु यहाँ के नागरिकों को विशेष सुविधा प्राप्त होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाँ, ये जो अभी हमारे पास जो प्रस्तावित आया हुआ है कार्य योजना, उसके तहत यह कार्यक्रम पूरी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही वर्चुअली इनका इनॉग्रेशन किया जाएगा, लेकिन वह जो फिजिकली हैं हमारे माननीय सीएम साहब और राज्यपाल महोदय और सम्मानीय मंत्रीगण यहाँ पे उपस्थित रहेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस से जुड़ेंगे और वर्चुअल वीसी के माध्यम से वहाँ हरी झंडी दिखाई जाएगी और उसके माध्यम से इस एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा। खूनी संघर्ष के बाद जिला पंचायत उपाध्यक्ष आदित्याश्वर शरण सिंह देव जंगल के रास्ते ग्रामीणों से मिलने पहुंचे, जहां ग्रामीणों से मिलकर पेड़ों की कटाई को लेकर हुए खूनी संघर्ष की जानकारी ली। दरअसल उदयपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम साल्ही क्षेत्र में परसा कोल ब्लॉक को लेकर पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिसका विरोध लगातार ग्रामीण कर रहे हैं। वहीं बीते दिन हुए खूनी संघर्ष के बाद जिला पंचायत उपाध्यक्ष ग्रामीणों से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन को पहले ग्रामीणों को भरोसे में लेकर पेड़ों की कटाई की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा न करते हुए फर्जी ग्राम सभा और ग्रामीण के बीच झड़प से ये कहा कि लोकतंत्र है। वहीं ग्रामीणों ने भी बताया कि किस तरह से पुलिस के द्वारा बर्बरता पूर्वक ग्रामीणों की पिटाई की गई। बहरहाल परसा कोल ब्लॉक को लेकर 140 हेक्टेयर में 6000 से अधिक पेड़ों की कटाई पूरी कर ली गई है। इस पेड़ कटाई के दौरान एक मजदूर के ऊपर पेड़ गिरने से इलाज के दौरान अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हो गई। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम खुशबू है, मैं ग्राम फतेहपुर की हूँ। क्या हुआ था कल यहाँ पे? कल यहाँ पर पेड़ों की कटाई हो रही थी तो हम लोग उसको रोकने गए थे और बोले कि आप यहाँ से जाओ, ये फर्जी ग्राम हो चुका है ऐसे ऐसे। फिर हम लोग बोले कि हम काहे जाएंगे, हमारा अधिकार है, हमारा जंगल जमीन को नहीं छोड़ेंगे ऐसे बोले। फिर भी वो लोग हम लोग का बात नहीं सुने और हम लोग को जबरदस्ती से वहाँ से धक्का मुक्की दिए और मेरे को जेंट्स पुलिस लोग भी बहुत ज़्यादा पिटाई किए। मेरे पैर पे यहाँ पर मोच आया, इसके कारण बैठ नहीं सकती हूँ। क्या चीज़ से मारे थे? डंडे से। वहाँ जो देखने की स्थिति थी उसके पहले तो जब हम लोग गए तो पुलिस वाले इस तरह से गांव में घुसने के लिए छावनी जैसा बना के स्थिति रखे हुए थे। यही देख करके बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि ये जो आपसी सामंजस्य से प्रशासन की सूझबूझ से जो कोई शांतिपूर्वक कोई काम हो सकता था उसकी बहुत बड़ी कमी दिखी। घटना वहाँ पे संघर्ष की जो भी बनी थी उसके बाद की जो स्थिति सामने नज़र आई, निश्चित रूप से महिलाओं का वहाँ कथन था कि हम लोग तो सीधे सीधे जा रहे थे कि धरना स्थल में हमें जाना है दो, और जो पेड़ आप काट रहे हो वो गैर कानूनी ढंग से काट रहे हो, हमको मुआवजा नहीं मिला है, हमारी फसलें लगी हुई हैं, हम जा रहे हैं, पेड़ हमारा ना काटा जाए। लेकिन ज़बरदस्ती बलात् उनको धक्का दिया गया। महिलाओं पर भी ये नहीं देखा गया कि वो महिला है तो कोई पुरुष आरक्षक या सिपाही लोग हाथ ना लगाए। उन लोगों ने भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया। कहाँ सुनी बढ़ गई होगी, निश्चित रूप से विरोध भी बढ़ा, गाँव वालों की तरफ से भी हमला वाली स्थिति बनी। लेकिन पुलिस चूँकि ज़्यादा मात्रा में थे, यदि गांव वाले 200-300 थे तो पुलिस 2000 और 1500 की मात्रा में थे। उन लोगों ने लाठी डंडे से उनके साथ मारपीट किया। बर्बरता जैसी स्थिति भी नज़र आई कि कोई महिला यदि गिर गई तो उसके ऊपर पैर से चढ़ के उसके साथ दुर्व्यवहार किए। पत्थर भी उन लोगों का तो आरोप था कि अपनी पिकअप गाड़ियों में
पुलिस वाले पत्थर लेके आए थे और पत्थर भी फेंक फेंक के मार रहे थे। कुछ महिलाओं ने अपने पैरों को खोल के दिखाया, कुछ की आंखों में चोट लगा हुआ था, कुछ के और भी जगहों पे। एक बच्ची थी जिसके सीने में टीयर गैस का वो गोला फट गया था। तो इस तरह की जो बड़ी दयनीय स्थिति थी, लोग बड़े दुखी और मायूस थे कि वो इस देश के नागरिक नहीं है क्या, इस प्रदेश के नागरिक नहीं है, उनके साथ ऐसा किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। तो इस बात को लेकर जो देखने को दृश्य मिला वो काफ़ी तकलीफदेह था, काफ़ी दुखद था। यहाँ पे जिला प्रशासन के सहयोग से, पुलिस प्रशासन के सहयोग से नियम कानून को ताक में रखकर जिस तरीके से पेड़ों की कटाई की जा रही है, और वो चिंताजनक स्थिति है कि वहाँ के लोगों के मन में ये भी है कि जैसे आज मान लीजिए ग्राम सभा का फर्जी प्रस्ताव हुआ, और साथ ही आज जो जानकारी मिली है उसके अंतर्गत जिनको मुआवजा नहीं मिला है उनके ज़मीनों से भी पेड़ की कटाई की जा रही है। साथ ही जो सामुदायिक पट्टा लगभग सैकड़ों लोगों का बनने नहीं दिया गया है और वो प्रभावित हो रहे हैं, जबकि गूगल मैप में भी उसकी जांच की जाएगी तो पीढ़ियों से बसे हुए लोग हैं। तो सामुदायिक पट्टा, वन अधिकार पट्टा भी मिलना चाहिए उनको, और वैसे ज़मीनों में पेड़ कटाई का कार्य किया जा रहा है। साथ ही जैसे महिलाएं हैं जिनको पुरुष हाथ भी नहीं लगा सकते, मारने की बात तो दूर, तो वहाँ जैसे पुरुषों के जो पुलिस विभाग के पुरुष महकमा के लोग हैं वो लोग महिलाओं के साथ मारपीट किए हैं, यह भी जानकारी उनके माध्यम से दी गई है। मोटरसाइकिल तोड़फोड़ कर दिया गया है, वहाँ पे इलाज की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अभी आदिवासियों के माध्यम से कलेक्टर से भी बात की गई और कलेक्टर महोदय के द्वारा तत्काल हालांकि कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है और उनके द्वारा व्यवस्था भी दी जा रही है कि कल 11 बजे यहाँ पे मेडिकल कैंप भी लगेगा और जो मोटरसाइकिल तोड़फोड़ किया गया है उसकी क्षतिपूर्ति भी दी जाएगी। तो अब ये है कि जैसे लोग मेरे ख्याल से मैं तो निवेदन करूंगा आप लोगों के माध्यम से भी कि जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, उनको तो संविधान के हिसाब से काम करने की आवश्यकता है, न कि किसी के दबाव में आके काम करने की आवश्यकता है। जी, आज परसा कोल ब्लॉक के संदर्भ में सालीग्राम में पेड़ कटाई का काम चालू है। कुछ रेवेन्यू क्षेत्र में पेड़ कटाई है और कुछ जंगल के क्षेत्र में पेड़ कटाई का काम चल रहा है। यहाँ पे हम लोग आए थे, पुलिस प्रशासन से बात करके फिर कुछ लोग अंदर जो गांव वाले हैं जिनका कल वीडियो भी कई लोगों के सामने आया था चोट लगते हुए, आपस में संघर्ष करते हुए, उन लोग से मिलने हम लोग अंदर गए थे सालीग्राम के गांव वालों से जंगल में। और वहाँ जहाँ पेड़ कटाई चल रहा था उसके थोड़ा दूर में ये लोग सब इकट्ठे होकर बैठे हुए थे। ग्रामीण दोनों बात कर रहे थे, दुखी बहुत थे, मतलब एक कैसे मनोबल एकदम डाउन था, दुखी बहुत थे। उनका घर, उनका ज़मीन, उनका खेत एक तरीके से उनके बिना मर्जी के कुछ लोगों का गया है, उसका दुख उनमें था। प्रशासन से जो चोट लगी उसको लेके दुख था और बलपूर्वक जो हुआ, अब चोट दोनों तरफ आई है, पुलिस को भी चोट आई है, तो हम लोग ने भी उनको ये सलाह दी कि हिंसा जवाब नहीं है। उन लोग का आंदोलन सफल भी इतने समय से इसलिए रहा क्योंकि वो लोग बहुत ही अहिंसा पूर्वक यहाँ पे बैठ के अपनी बात रख रहे थे, पदयात्रा के माध्यम से बात रख रहे थे, वो उनकी ताकत थी। हिंसा का रास्ता जहाँ आता है वहाँ फिर कमज़ोरी आती है। तो जो दुखीपन था वो ये था कि हम लोग का ज़मीन हम लोग को पूरा नहीं मिल पाया, मुआवजा कई लोगों ने नहीं लिया, उसका प्रकरण अभी कोल बेरिंग एक्ट के तहत अधिग्रहण ज़बरदस्ती हुआ है, तो उसका प्रकरण हाईकोर्ट में चल रहा है। कलेक्टर साहब से भी उस बारे में चर्चा हुई। कई लोगों की बाइक टूट गई, कई लोगों को गंभीर हाथ में चोट आया, कई लोगों के सामने टीयर गैस फटा, तो स्थिति उन लोग बहुत दुखी थे। अच्छा नहीं लगा किसी भी तरीके से। तैयार हुआ फसल डूब गया, खाने पीने के लिए घर के लिए लोगों ने 10-12 किलो धान लगाया था, उस पर पेड़ गिर के कुचल गया। दुखी स्थिति थी, बहुत दुखी स्थिति थी। ठीक है। निगम महापौर एजाज ढेबर सहित पार्षदों का दल विवेकानंद सरोवर पहुंचा और सरोवर में निर्माण हो रही चौपाटी का विरोध किया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में सरकारें बदलती रही और सभी ने विवेकानंद सरोवर के विकास हेतु पैसों को पानी जैसा बहाया। इस बार भी पर्यटन विकास के लिए चौपाटी निर्माण कराया जा रहा है। ये चौपाटी निर्माण पर्यटन विभाग द्वारा कराया जा रहा है, जिसका विरोध निगम रायपुर निगम महापौर और सभी कांग्रेस के पार्षदों ने करते हुए सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। कुल लगाया था आपने, टहलने की जगह बनाई थी, शहर में अकेला इलाका बचा है, चौपाटी बना रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सरकार में बहुत भिन्नताएं हैं, सरकार में कोई समानता वाली चीज़ नहीं है। इसी सरकार के एक विधायक वहाँ पर जाके विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं, बच्चियाँ आती जाती हैं, जहाँ पर हमने यूथ हब बनाया। खैर वो कोर्ट का मामला, उसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मगर एक मामला यहाँ पर यह है कि एक रसूखदार मंत्री, पूर्व मंत्री
रसूखदार परिवार के लोग जैसी ही सरकार बदलती है रास्ता खोल दिया जाता है चालाकी से। ये वही बूढ़ा तालाब है जहां शनिवार और इतवार को, शुक्रवार शनिवार इतवार, पूरे परिवार के साथ में 5 से 6 हज़ार लोग यहाँ पर आना जाना करते थे। ये वही बूढ़ा तालाब है जो एक बहुत बड़ा, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो गरीब तत्वों के लोग हैं, जो अपने सेहत के प्रति बहुत ज़्यादा सजग रहते हैं, उन लोगों के लिए बूढ़ा तालाब एक बहुत बड़ा जरिया बन गया था, जो आके सुबह और शाम यहाँ पर वॉकिंग और बात अपने हिसाब से करते थे, योगा करते थे, यहाँ पर एक्सरसाइजें होती थी। मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि षड्यंत्र पूर्वक यहाँ का गेट को खुलाया गया, दरवाज़ा खुलाया गया, वहाँ पर ये लिख दिया कि हम बनाए हम ही संवारेंगे, ये संवार रहे हैं। अब हम लोग को समझ में आया कि आप लोग को भी समझ में आएगा कि कौन संवार रहा था और कौन इतना बड़ा यहाँ पर बिगाड़ा किया है। अब यह आप लोगों को सोचने की बात है कि बूढ़ा तालाब में आप लोग ने बहुत ज़्यादा वो बताया कि बूढ़ा तालाब में ऐसा हो रहा है, बूढ़ा तालाब में वैसा हो रहा है। अब कैसा हो रहा है आप लोग क्यों ये चीज़ आप लोग को बताओ कि ये बूढ़ा तालाब, ये वही बूढ़ा तालाब है जहाँ पर 5 से 6 हज़ार लोगों की शनिवार इतवार को भीड़ रहती थी। आज रास्ता खुलने की वजह से यहाँ पर एक भी आदमी अंदर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है। नगर निगम से सबसे पहले तो इसको पर्यटन विभाग से स्टाइल से दे दिया गया, कोर्ट का हवाला देते हुए, मगर कोर्ट का हवाला देते हुए जैसे ही पर्यटन विभाग को दिया गया और तुरंत वहाँ से रास्ता खोल दिया गया। रास्ता खोलने के उपरांत, रास्ता अभी खुला नहीं है, उसके तुरंत उपरांत यहाँ पर चौपाटी बना दी गई। मतलब जो रास्ता खुला वो सीधा सीधा चौपाटी के ओर अग्रसर होता है, चौपाटी के ओर खुलता है। अब मुझे समझ में आया, और ये बात सिर्फ मैं नहीं, रायपुर की जनता भी समझती है कि कौन अहमदाबाद की कंपनी है, किसका ठेका है, कौन ठेका लिया है, किसका इसके पीछे कौन सबसे बड़ा नेता है। इस बात को आप भी भली भांति जानते हैं, आप लोग भी इस चीज़ को समझते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, मेरा आपसे आग्रह है, जिस तरीके से आप लोग जरा सा भी यहाँ पर अगर कोई झरना खराब हो जाता था, अगर कोई फाउंटेन खराब हो जाता था, अगर कोई लाइट टूट जाती थी, तो आप लोग उसको बड़े उसमें बताते थे। अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि यहाँ पर आम जनता का सवाल है, सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आदमी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जो यहाँ पर ये लोग ने फ्लोटिंग, जो यहाँ पर रेस्टोरेंट यहाँ पर जो बना रहे हैं, जो रूफटॉप रेस्टोरेंट बना रहे हैं, उस रूफटॉप रेस्टोरेंट से ना के बच्चियाँ जो खेलेगी कूदेगी वो दिखेगा, यहाँ पर उनसे उनका बाथरूम का भी व्यू ऊपर से पूरा दिख रहा है। इसका मतलब लोग रेस्टोरेंट यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर बच्चियाँ जो भी रहेगी, मुझे नहीं लगता कि बच्चियाँ यहाँ पर सुरक्षित रहेगी। और जैसे ही गेट खुला तो बच्चियों को आगे कर दिए कि सब लोग वाह वाह बढ़िया हो गया, रास्ता खोल दिया, रास्ता खोल दिए, मगर ये नहीं देखे कि उस रास्ता खोलने में आप यहाँ पर एक न्यूसेंस पैदा कर रहे हो। यहाँ पर आप चौपाटी खोल के असामाजिक तत्वों को आप बढ़ावा दे रहे हो, असामाजिक तत्वों का यहाँ पर जमावट रहेगी। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये चौपाटी का अगर निर्माण नहीं रुका तो हम लोग, हमारा पार्षद दल, हमारे पूरे सीनियर, हमारे पूरे MIC मेंबर, हमारे पूरे जोन अध्यक्ष, और नहीं तो कांग्रेस संगठन के भी लोग यहाँ पर आके धरना प्रदर्शन करेंगे। और जब तक कि यह चौपाटी बंद नहीं रहे हो जाएगी, हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। यहाँ चौपाटी नहीं खोलने दी जाएगी। लोगों के स्वास्थ्य के साथ हम लोग किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं करने देंगे। बच्चियां जो अंदर पढ़ रही है उनकी सुरक्षा को हमारी जवाबदारी है। यहाँ हम जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं, वो हमारी जवाबदारी है। अगर इस तरीके का यहाँ पर चौपाटी अगर ज़बरदस्ती खोली जाती है तो इसका कड़ा विरोध करेंगे। अब आप लोग को भी ये बात समझना चाहिए कि क्यों रास्ता खोला गया। रास्ता पीछे खोलने के पीछे क्या कारण था? कारण यही था कि सीधा गाड़ी में आओ, चौपाटी में खाओ और चले जाओ। तो ये कुल मिला के आज हमारा पूरा पार्षद दल यहाँ पर आया हुआ है। हम चौपाटी का पूरी तरीके से विरोध करते हैं। अभी यही नहीं, अभी वो चौपाटी भी जा रहे हैं जहाँ पर ये लोग ने वेंडिंग जोन बनाया है, उसका कोई प्रस्ताव हमारे पास में नहीं आया। स्मार्ट सिटी ने उसको बना दिया है, अभी वहाँ पर भी जा रहे हैं। और यदि वहाँ पर भी
किसी जनता को परेशानी है, जनहित को परेशानी है तो उसका विरोध करेंगे। अभी आप लोग को सबको ये बता रहे हैं कि कांग्रेस का वहाँ पर महापौर बैठा है, कांग्रेस की परिषद बैठी है, इसलिए सब ये चल रहा है, इसलिए इस तरीके का गेम चल रहा है। यदि हम लोगों को अगर इस गेम होता तो हम बहुत पहले यहाँ पर चौपाटी बना दिए रहते। 2-3 साल हमारी सरकार थी, मगर जब हमें ऐसा लगा कि पीछे महिलाओं का यहाँ पर स्कूल है, वाकई में अगर यहाँ पर चौपाटी खुल जाएगी, ये बात तो आप लोग को बता देता हूँ कि कल ये बात उठेगी कि हमारा भी यहाँ पर प्रपोजल था चौपाटी का, मगर जब हमें ऐसा लगा कि पीछे स्कूल है और यदि चौपाटी बन जाएगी तो न्यूसेंस जरूर क्रिएट होगा, इसलिए हमने चौपाटी का प्रोग्राम को पूरे तरीके से कैंसिल किया। जैसी हमारी सरकार गई, दूसरी सरकार जैसी आई, वो तुरंत चौपाटी बन गई, हम बनाए, हम ही सवारेंगे, फोटो लग गई, ये लग गया, और सीधा के सीधा आप आओ चौपाटी में, आओ बढ़िया यहाँ खाओ पियो। अब पीछे महिलाएं हैं, कोई सुरक्षित नहीं है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, इस चौपाटी का पुरजोर विरोध करते हैं। नहीं तो हम पर्यटन स्थल के जो भी MD, सेक्रेटरी, मंत्री, सबके पास हम जाएंगे, और जिस तरीके से हमने रोड चौड़ीकरण के लिए सरकार को बाध्य किया, रोड चौड़ीकरण सरकार को करना पड़ा, वैसे ही इसमें भी इनको बाध्य होना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में कॉमर्शियल वाहनों के मालिकों के लिए एक नई मुसीबत सामने आ गई है। परिवहन विभाग द्वारा GPS सिस्टम के नाम पर वाहन मालिकों से अवैध रूप से 13,500 रुपए वसूले जा रहे हैं। परिवहन विभाग काली कमाई का अड्डा बन गया है। आपको बता दें कि देश में छत्तीसगढ़ के अलावा किसी भी राज्य में GPS सिस्टम अनिवार्य नहीं है। यहां तक कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का गृह राज्य महाराष्ट्र में भी यह अनिवार्यता लागू नहीं की गई है। वाहन मालिकों का आरोप है कि छत्तीसगढ़ में केवल लूट के लिए यह सिस्टम उनके ऊपर थोपा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग वाहन मालिकों से 3,000 रुपए की कीमत वाले GPS सिस्टम के नाम पर 13,500 रुपए की अवैध वसूली कर रही है। बिना GPS सिस्टम के वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा, जिससे वाहन मालिकों को जबरन महंगा GPS सिस्टम लगवाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वाहन निर्माता कंपनियों द्वारा पहले से लगे GPS सिस्टम को परिवहन विभाग अमान्य करार दे रहा है। इस स्थिति में वाहन मालिकों को परिवहन विभाग द्वारा अनुबंधित एजेंसियों से नया GPS सिस्टम खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कई शिकायतें आई हैं कि 13,500 रुपए वसूलने के बावजूद एजेंसियां वाहन में GPS सिस्टम सही तरीके से नहीं लगाती और न ही उसका पासवर्ड देती है। वे केवल GPS लगा होने का प्रमाण पत्र जारी करती है, जिसे देखकर परिवहन विभाग फिटनेस प्रमाण पत्र जारी कर रहा है। ये नई परेशानी, जबकि ये नई सरकार आई है तब से आई है। पहले भी सरकार आती तो वो अपना कांग्रेस आई थी, उन्हें अपना स्टिकर लगाना चालू कर दिया, वो परेशानी थी। उसके पहले बीजेपी था, स्पीड गवर्नर लगाना चालू किया, तो वो भी परेशानी थी। अभी ये सरकार आई है, फिर बीजेपी की, फिर इन्हें GPS लगाना। खाली ये छत्तीसगढ़ में है, मेरी पंजाब में भी गाड़ी है, कोई वहाँ लगता नहीं पेपर बन के आए गाड़ी का। नागालैंड में भी है, महाराष्ट्र में भी है, कोई नहीं है, खाली सिर्फ छत्तीसगढ़ में है। ये जब सरकार आती है, सबसे पैसा कमाने का धंधा है, जरिया एक मोटर मालिक से लेने का धंधा खुलेआम। उसकी शिकायत भी की शिकायत क्या करें, जो शिकायत वाले खुद करते हैं तो क्या करेंगे। परिवहन विभाग उन्हीं के पास है, उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के पास सब पैसा जाता है, तो शिकायत किसको हो जाएगी। कैसे करेंगे आप लोग, ऐसे ही पैसा देते रहेंगे? तो पैसे होना चाहिए। आप बोलिए, आपको तो मुझे जा रहे हैं, आप हेल्प करिएगा तभी ना होगा। जो नई गाड़ी आ रही है, अगर आप नई गाड़ी खरीदोगे तो उस गाड़ियों में तो GPS लगा रहता है जी, उसको RTO क्यों नहीं मांग? ये केवल और केवल सरकार चेंज हुई है, ये भ्रष्टाचार का नया तरीका है और इसको लूट का अड्डा बना रखे हैं। टाटा और लीलैंड जैसी इतनी बड़ी ऑल ओवर इंडिया गाड़ियां बेचने वाले, चेचिस बना के बेच रहे हैं, उनका GPS कई मानकों पे जो है कि पास होने के बाद केंद्र सरकार द्वारा गाड़ी में मान्य होता है, उसको ये नहीं मान रहे हैं। और अंदर से खबर ये भी आई थी, हमने लीलैंड कंपनी वाले, टाटा वालों से भी पूछा, भाई क्यों आपका जो कंपनी बना के दे रही है ऑल ओवर इंडिया मान्य है, वो आपका भी क्यों नहीं मान्य है। बोले ऊपर से पैसे की मांग हुई थी 19 या 20 लाख रुपए ऐसे करके कि अलग से जमा करो तो आपका भी हम मान्य कर देंगे। तो कुल मिला के टोटल जो है पैसे खाने का तरीका है, भ्रष्टाचार का नया तरीका है। जैसे पिछली बार रेडियम के लिए इन्होंने किया था, जो रेडियम मार्केट में ऑनलाइन 800-1000 रुपये का मिल रहा है, उसको 4,500 का ये लगा रहे थे। बस एक जन को ऑथराइज कर देंगे, उसका बारकोड रहेगा तभी आपका गाड़ी का कुछ पेपर बन पाएगा। उसका जब हमने हंगामा किया, उस समय बात की है, तो फिर जाके उसको 2,000 रुपये किया। और आज के डेट में वो रेडियम कोई नहीं पूछता है,
अब हम दुकान से लेके लगा सकते हैं, आज बारकोड वाला सिस्टम नहीं है, हम यहाँ दुकान से लेके लगा सकते हैं। तो परेशानी वही है। सबसे बड़ा अड्डा तो बना है भ्रष्टाचार का परिवहन विभाग। जो भी विभाग के अधिकारी हैं, जो भी वहाँ कर्मचारी हैं, विभाग चाहे किसी के भी पास में रहे, सबसे ज़्यादा वसूली वहीं होती है मेरे हिसाब से। तो कितनी बार आवाज़ उठाए, अगर 4 आदमी अकेले जाएं तो सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा के केस बना के आपको अंदर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दुनिया भर की कानूनी कार्रवाई। और अगर संगठन में जाएं, 10 आदमी जाएं, हाँ ठीक है हम मांग को ऊपर पहुंचाएंगे, जैसे हमने पिछले बार भी किया, हम मांग को करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कोई सुनवाई नहीं। भाई ऑल ओवर इंडिया एक ही नियम होना चाहिए ना केंद्र सरकार का। यहाँ अलग नियम है, ये GPS का, वाहन 4 का होना चाहिए। तो भाई गुजरात में क्यों नहीं है, महाराष्ट्र में क्यों नहीं है, झारखंड में क्यों नहीं है, दूसरे स्टेटों में क्यों नहीं है, यहाँ क्यों है? क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा इन लोग का पेट ही नहीं भरता है। भ्रष्टाचार की इनको ऐसी आदत लगी है कि इनका पेट ही नहीं भरता है और उसकी मार आम आदमी झेल रहा है। कोई गाड़ी का पेपर नहीं बनेगा जब तक इनके अनुसार ये बारकोड। और आज भी मैं बता रहा हूँ, वो GPS आपके गाड़ी में नहीं लगा रहे वो कोई नहीं चेक करेगा। आपने बस बारकोड ले लिया, 13,000 पेड कर दिए, आप गाड़ी में ना लगाओ, वो कोई नहीं देखने वाला कि हाँ वो आपने गाड़ी में लगाया नहीं लगाया, उससे कोई नहीं मतलब है। अभी मैं कल गया था, मेरे RTO एजेंट से बात हुई है, कल मैं RTO ऑफिस गया था, नाम ट्रांसफ़र के लिए गया, मैं उससे पूछा, वो बोले वो सर्टिफिकेट देंगे, जब भी फिटनेस रहा कुछ लगा बस वो सर्टिफिकेट व्हाट्सएप कर देना, आपका हो जाएगा। ये हाल है। वो GPS लगा है नहीं लगा है वो भी कोई नहीं चेक करेगा, बस आपने 13,000 पेड किया, आपको बारकोड मिल गया, बस उससे मतलब है। ये बस लूट का अड्डा है और कुछ नहीं है। आपने खुद अभी मशीन लगाया है, आपको कितने पैसे लगे? अभी 14,000 रुपया लगा हमारा, अभी लगवा के पास कराया मैं। टेप का लगाया 3,000 रुपया, 5,000 पासिंग का टैक्स, 14,000 का GPS लगाया। अब मान लो नहीं लगवाते तो क्या होगा? नहीं होगा, फिर वो पास नहीं करता, फिटनेस नहीं होना था, बाहर से कराता, बाहर से तो 3,000 का आ जाता, 4 का। तो ये कितने दिन से ये परेशानी है? ये परेशानी अभी साल बाद पासिंग कराया मैं, हैं 2-3 महीना से है बस। 2018 में जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी और केंद्र सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन है हमारे पास में, जिसमें 10-12 साल पहले जो दिल्ली में रेप कांड हुआ था, उसके चलते में कमर्शियल व्हीकल को छोड़कर जो पैसेंजर व्हीकल थे उनमें सेंट्रल सरकार ने एक पैनिक बटन और GPS डिवाइस लगाने के लिए जिसकी इन्फॉर्मेशन हर व्हीकल की, पैसेंजर व्हीकल की सरकार के पास रहेगी। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पैनिक बटन दबाएगा तो सीधा प्रशासन के पास उसकी इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो उसमें बहुत सारे जो पैसेंजर व्हीकल है उनमें ये 3-4 साल से लग रहा था, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने इसमें जितने भी नेशनल परमिट के व्हीकल हैं, कमर्शियल व्हीकल हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। जबकि कमर्शियल व्हीकल वाले की कभी भी प्रशासन ऐसा को बटन गाड़ी में दबाएगा तो कमर्शियल व्हीकल वाले की आज तक हमने नहीं देखा भी कोई हेल्प करने के लिए प्रशासन का बंदा उसके तक पहुंचता होगा। अगर पहुंचता भी है तो 112 नंबर पर हम कॉल करते हैं, तो अगर हमें प्रशासन की सुविधा लेनी होती है तो उसके माध्यम से मिलती है। ये छत्तीसगढ़ में ऐसा है कि इसमें ये जो डिवाइस है इसका मार्केट में जो मूल्य है वो 3-4 हज़ार 5,000 तक है। तो इसको छत्तीसगढ़ में कुछ 4-5 एजेंटों को अथॉरिटी दे रखी है कि वही लगाएंगे, दूसरा बंदा इसको या दूसरी कंपनी इसको नहीं लगा सकती। तो कमाई का जरिया है जिसमें उनको 20 लाख 50 लाख रुपया जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है। फिर उनको अपना जो लाइसेंस या सर्टिफिकेट जो इशू होता है उसमें सरकार को बड़ी घूस देकर 20 लाख 50 लाख की घूस देकर फिर वो सर्टिफिकेट हासिल करते हैं। तो सरकार भी उन्हीं को संरक्षण देने के लिए उन्हीं के माध्यम से अगर GPS लगाया जाएगा तो फिर हमारी गाड़ी का फिटनेस जो कि जब भी डेट आती है तो फिटनेस का सर्टिफिकेट तभी इशू किया जाएगा। अगर हम 13 से 14 हज़ार रुपया उन एजेंटों को देते हैं, वो हमें सर्टिफिकेट इशू करते हैं और वो डिवाइस हमारी गाड़ी में लगाते हैं। जहाँ तक क्या अगर 2-3 साल पहले देखा जाए तो ये डिवाइस गाड़ियों में अभी बताओ, अभी की अगर हालत की अगर बात करें तो क्या सेटिंग है, इस पे कौन पैसा खाता होगा? उसमें अगर यही कंपनियां हैं जो यहाँ पर है, यही कंपनियां बेंगलोर में डिवाइस दे रही है, कर्नाटका में, अलग अलग स्टेटों में दे रही है। तो वहाँ पर हमने ट्रांसपोर्ट के कुछ लोगों से जानकारी लिया जिसमें हमें पता लगा कि किसी 6,000 5,000 6,500 रुपये में ये डिवाइस लग रही है 1 साल तक, और यहाँ पर 13-14 हज़ार इसका वसूला जा रहा है। तो इसका कोई भी इनवाइस जो है वो
जीएसटी इंक्लूड बहुत सारे ट्रकों वालों को मिलता ही नहीं है। हर ट्रक वाले को नहीं मिलता, जो मांग करता है जहाँ जो बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं उनको दिया जाता है। तो इसमें सीधा समझा जाता है अगर 6-7 हज़ार रुपया ऊपर लिया जा रहा है तो 50% जो है वो ट्रक मालकों से घूस के रूप में परिवहन विभाग अलग अलग, जैसे मानो कि अगर मुख्यमंत्री जी के पास है तो 10-20% उनको जाता होगा, 10-20% ट्रांसपोर्ट के अधिकारियों को जाता होगा, 5% जो एक्स्ट्रा जो चार्ज करती हैं वो जो कंपनियां जो लगा रही है वो चार्ज करती हैं, फिर कुछ एजेंट और बैठे हैं एक दूसरे से लेकर लगाते हैं। ये कम से कम 50% जो पैसा है इसमें वो ट्रक वालों से घूस के रूप में लिया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी समाचार और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी समाचार।